दोस्तों वेलकम है आपके मेरे YouTube चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पाइपिंग चेकर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मेजर वीडियो इन द थ्री important point, basically the basic role and responsibility of the piping checker. Whenever you go for the piping checker work is basically in the mechanical engineering time when the mechanical clearance work is ongoing, like your construction or your test pack active means test pack as per test pack wise progress ongoing on that, because of test pack is need to be complete for the pre-commissioning and commissioning activity, so need to be check as per test pack wise ki how many punch point are balanced and how many work are balanced. Based on the balance work and the priority, it is which priority wise the test pack wise people are working. बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि पहले तो एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है। जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन का मतलब वर्क स्टार्ट हो गया, जो आपके पास स्कोप है, जो आपके पास मटेरियल है, आपने वर्क स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि सारे जो भी आपका स्कोप है वो सारे स्कोप का एज पर PNID और एज पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग और एज पर GA ड्राइंग के अकॉर्डिंग, PNID के अकॉर्डिंग उसमें टेस्ट पैक प्रिपरेशन हो जाता है। टेस्ट पैक प्रिपरेशन का मतलब उसमें सिस्टम होगा और सिस्टम के बाद उसमें सब सिस्टम होता है और सब सिस्टम के बिहाफ पे टेस्ट पैक बनाते हैं। तो बेसिकली सिस्टम क्या है कि जैसे प्लांट में जो मेजर प्रोसेस का लाइन है वो एक प्रोसेस के लाइन की सर्विस होती है। तो सर्विस वाइज यहाँ पे सिस्टम और सब सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है। सर्विस का मतलब हो सकता है प्रोसेस का लाइन हो, ड्रेन का लाइन हो, नाइट्रोजन का यानी कि यूटिलिटीज़ का लाइन हो, तो दिस टाइप ऑफ स्टीम का लाइन हो। तो दिस टाइप ऑफ स्टीम के जरिए उसमें सिस्टम और सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो सिस्टम और सब सिस्टम में डिवाइड करने के बाद अब आप टेस्ट पैक प्रिपरेशन करेंगे। वो किस स्टेज में? जब आपका अप्रॉक्स प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद आपका प्रोजेक्ट अप्रॉक्स 40% और 50% तक कंप्लीट हो गया हो, तो उस स्टेज की बात है। जब आपका प्रोजेक्ट 40 और 50% पे हो गया तो अब आप क्या करेंगे ना, नॉर्मल प्रोजेक्ट को अब रहने दो, अब आप टेस्ट पैक वाइज एक्टिविटी करेंगे। तो टेस्ट पैक सपोज कीजिए कि आपके प्रॉपर स्कोप का 100 टेस्ट पैक है, तो 100 टेस्ट पैक में अब वो क्लाइंट डिसाइड करेगा या आप डिसाइड करोगे कि आपको पहले कौन सा सिस्टम चाहिए। पहले प्रोसेस का सिस्टम चाहिए या यूटिलिटी का चाहिए या फिर फायर वाटर का लाइन का चाहिए। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टार्टिंग में फायर वाटर और यूटिलिटी का सिस्टम चाहिए होता है। तो अब आप क्या करेंगे, उसे फोकस करेंगे कि भाई यूटिलिटी और फायर का जो भी टेस्ट पैक है उस टेस्ट पैक को पहले पाइपिंग चेकर को दे दो। वो चेक करेगा कि भाई कितनी एक्टिविटी बचा है, या तो फिर आप उसको कंप्लीट करने के बाद पाइपिंग चेकर को दे दें तो वो फाइनल चेक करके क्लाइंट को कॉल करके वो फिर मैकेनिकल क्लियरेंस कराएगा। तो बेसिक वर्क यही है कि वो आप अपनी तरफ से उसको कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप पाइपिंग चेकर से उसको चेक करवाइए। जो आपका इंटरनल पाइपिंग चेकर होगा, QC इंस्पेक्टर होगा या पाइपिंग इंस्पेक्शन इंजीनियर होगा, तो वो क्या करेगा, फिर चेक करने के बाद क्लाइंट को ऑफर करके फिर वो लाइन को चेक कराएगा। तो बेसिकली टेस्ट पैक वाइज प्रायोरिटी वाइज ये काम होता है। फिर अभी क्या है कि जैसे अभी मान लिया आपके पास 50 मैन पावर है, तो 50 मैन पावर में 30 मैन पावर को आप टेस्ट पैक वाइज लगाएं और 20 मैन पावर को नॉर्मल वर्क जो एक्टिविटी चल रहा था जो आपका कंस्ट्रक्शन का, आप उसको उससे कंटिन्यू करते रहें। क्या होगा कि 30 से आपका जो प्रायोरिटी टेस्ट पैक है वो भी कंप्लीट होगा और बैक साइड से आपका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी कंटिन्यू चलता रहेगा। बेसिकली बोथ आर कंस्ट्रक्शन, but as per client requirement, the test pack need to finish this one, because if you finish the utility, if you finish the wire water line, then you have to process line focus, because in the initial stage utility or fire water line is required for the start. Now coming on the main topic, पाइपिंग चेकर का मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो उस पर फोकस करें। अगर आप पाइपिंग इंजीनियर है या फिर पाइपिंग इंस्पेक्शन इंजीनियर है तो आपको एज ए चेकिंग इंजीनियर में, एज ए चेकर में आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या नोटिस करनी है। पहला है ड्राइंग रिव्यू। आपको 100% ड्राइंग रिव्यू करने आना चाहिए, मतलब वेरीफाई द GA ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड PNID अगेंस्ट द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। मतलब आपको ड्राइंग रिव्यू करना है। जो आपके पास ड्राइंग है उसको आप रिव्यू करेंगे, क्या ये लेटेस्ट रिवीजन का है, क्या ये GA जो है वेरीफाई जो GA करेंगे, GA से अपना PNID से अपना आइसोमेट्रिक एंड प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो प्रोजेक्ट का ड्राइंग है उसमें लेटेस्ट रिवीजन का आपके पास है या नहीं। उसके बाद आपको डायमेंशन एक्यूरेसी भी चेक करना, जैसे पंप का लाइन है, सेक्शन है, डिस्चार्ज है, तो उसमें ईच एंड सिंगल पार्ट का आपको डायमेंशन एक्यूरेसी का मतलब इंश्योर द पाइप लेंथ,
एलिवेशन कितना है पाइप का, जितने एलिवेशन पे था वो उतने पे है या नहीं, एंड सपोर्ट एज पर डिजाइन, मतलब सपोर्ट को जो एज पर डिजाइन उसमें इंस्टॉल किया है कि नहीं। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है BOM का मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? चेक द मटेरियल स्पेक। मटेरियल स्पेक का मतलब मटेरियल का स्पेसिफिकेशन चेक करना है, ग्रेड चेक करना है, उसकी क्वांटिटी चेक करनी है कि वो उतना क्वांटिटी में है या नहीं। अगर मान लिया सपोज कीजिए कि अपना नट बोल्ट लगाया हुआ है और नट बोल्ट पे एज पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में PTFE कोटिंग लिखा हुआ है, तो उस बोल्ट पे आपको चेक करना है कोटिंग किया है या नहीं। जैसे कोटिंग वाला बोल्ट डिफरेंट कलर का रहेगा और नॉर्मल CS का बोल्ट डिफरेंट कलर का रहेगा। उसमें मार्किंग स्टम्प, उसमें एक सील मार्किंग होता है, वो मार्किंग आप चेक करेंगे। ओके, वेल्ड मैपिंग। वेल्ड मैपिंग का मतलब क्या होता है? जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है उसमें हम लोग EPC कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की टीम जो होती है वो वेल्ड मैप आइडेंटिफाई करता है। तो वेल्ड मैप आइडेंटिफिकेशन मार्किंग से क्या होता है कि वेरीफाई द वेल्ड नंबर, वेल्डिंग नंबर कितना है, ज्वाइंट नंबर कितना है, ज्वाइंट लोकेशन आपको वेरीफाई करना है कि क्या वो वेल्ड मैप में ज्वाइंट का जो लोकेशन ड्राइंग में इन्होंने मार्किंग किया है फिजिकल साइट में भी वो ड्राइंग में मार्किंग है या नहीं। ऐसे क्या होगा ना, जैसे अभी प्रॉब्लम क्या होता है मैं फिजिकली बताता हूँ कि जैसे हमारा 100 मीटर 200 मीटर का लॉन्ग लेंथ है। अभी लॉन्ग लेंथ है तो एज पर ड्राइंग उसमें दिया है 12 मीटर का पाइप आया, सपोज कीजिए 12 इंच का लाइन है और 12 मीटर का पाइप आया। बट एजिकली फिजिकली साइड पे क्या हो गया कि कहीं पे आपने 6 मीटर का पाइप डाल दिया, जो आपका बैलेंस पाइप था कहीं पे 8 मीटर का पाइप डाल दिया। अभी आपका जो वेल्ड मैपिंग किया जो बंदे ने, वो तो ऑफिस में मैपिंग किया, उसने आपका जो स्टॉक मटेरियल देखा वो 12 मीटर का है तो 12 मीटर पे उसने ज्वाइंट नंबर मार्किंग कर दिया। अब आपने क्या किया, कहीं पे 6 मीटर कहीं पे 8 मीटर जॉब मतलब मटेरियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपने डाल दिया, तो ज्वाइंट उसमें मिसमैच हो जाता है। तो आपको ये चीज चेक करना रहेगा, वेरीफाई द वेल्ड नंबर एंड द ज्वाइंट लोकेशन। ज्वाइंट लोकेशन कैसे चेक करते हैं? मतलब सपोर्ट से पहले है, सपोर्ट से बाद है, ऐसे करके वो डिस्टेंस उसमें लिख देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर पे है, आइडेंटिफाई हो जाता है। एक बार आपको जब आप ब्लू फाइल चेक करेंगे ना तो ज्वाइंट भी चेक करना रहता है। उसके बाद है और NDT रिक्वायरमेंट, उस ज्वाइंट में NDT का क्या रिक्वायरमेंट था, वो NDT कंप्लीट हुआ कि नहीं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन आप देखें, ये पाइपिंग चेकर का इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एंड हैंगर लोकेशन। सपोर्ट का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट जो है वो पाइपिंग का मेजर रोल क्रिएट करता है। जब पाइप आपका सपोर्ट पे रहेगा, प्रॉपर उसमें सपोर्टिंग रहेगी, तो उसमें शैगिंग है कोई ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। और तो बस सपोर्ट नहीं है तो लाइन तो कुछ ही दिनों में लाइन खत्म हो जाएगी। फिर कंफर्म द प्रॉपर सपोर्ट इंस्टॉलेशन एज पर स्ट्रेस एनालिसिस। स्ट्रेस एनालिसिस के बिहाफ पे जो सपोर्ट की मार्किंग की गई है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, उस सपोर्ट का लोकेशन भी एज पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ही होना चाहिए। जैसे अब एंकर सपोर्ट है या सैडल सपोर्ट है या शू सपोर्ट है, वो सबका लोकेशन चेंज नहीं होता। एंकर सपोर्ट है तो वो स्ट्रेस एनालिसिस के बिहाफ पे वो एंकर का लोकेशन फिक्स किया गया है। एंकर सपोर्ट हर जगह नहीं होता, वो कुछ डिस्टेंस के बाद एज पर स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उसमें डिफाइन करता है कि यहाँ पे एंकर सपोर्ट आ रहा है। तो आप वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम भी आ रहा है ना तो वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको एंकर इंस्टॉल करना ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरेंस एंड एक्सेसिबिलिटी। क्लियरेंस क्या होता है कि सपोज आपने किसी स्ट्रक्चर के बगल में अपना लाइन डाला है तो एज पर स्टैंडर्ड कितना क्लियरेंस होना चाहिए, वो क्लियरेंस है कि नहीं। बगल वाली लाइन में इंसुलेटेड है और इंसुलेशन से अपना लाइन कितना गैप होना चाहिए, या वॉल का हैंडल है रोटेट करने के लिए उसमें जगह है कि नहीं, या कहीं स्ट्रक्चर में तो फॉल नहीं होगा। इस टाइप का आपको क्लियरेंस देखना है। मतलब इंश्योर द पाइप रूटिंग, इंश्योर करना है कि पाइप रूटिंग अलाउड टू मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एक्सेस। मतलब ये जो आपने इंस्टॉल किया है वो अलाउ करता है कि यहाँ पे हम मेंटेनेंस और एक्सेस मतलब वो कर सकते हैं। ऑपरेशन का जो भी वर्क एक्टिविटी होगा वो कहीं अपना ऐसा कर दिया कि जहाँ पे वॉल्ट का हैंडल ऑपरेट होने के लिए प्लेटफॉर्म इस साइड है, एज पर ड्राइंग वॉल डायरेक्शन दिस साइड में दे रहा है, तो आपको वो फिर वॉल का डायरेक्शन को चेंज करना है वहाँ पे रोटेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लायंस चेक, मतलब वेरीफाई। इंटरफेरेंस चेकिंग का मतलब होता है, इंटरफेरेंस चेकिंग का मतलब कि वो सब कुछ को चेक करना है। आइडेंटिफाई द क्लासेस ऑफ विथ स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब अभी कोई भी पार्ट है जैसे अपना लाइन है वो किसी चीज़ से क्लैश तो नहीं हो रहा है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, ये तो स्ट्रक्चर से या इलेक्ट्रिकल आइटम से या इंस्ट्रूमेंट आइटम से, तो ये आपको एक बार नॉर्मली और तो एक बार देखना है। कंप्लायंस चेक में मतलब वेरीफाई करना है कि जो भी वर्क एक्टिविटी हुआ है वो ASME B31.3 जो प्रोसेस पाइपिंग का कोड है, जो ऑयल एंड गैस की एक्टिविटी होती है वो प्रोसेस पाइपिंग में होता है, तो उस प्रोसेस पाइपिंग के अकॉर्डिंग और प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें एक्टिविटी हुआ है या नहीं।
नेक्स्ट पॉइंट है एज बिल्ड वेरिफिकेशन। एज बिल्ड वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप साइट पे जो एक्टिविटी कर रहे थे और सपोज कीजिए कि कहीं पे वो क्लियरेंस एक्सेसिबिलिटी में क्लैश आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिकल के आइटम से फॉल हो गया, स्ट्रक्चर से फॉल हो गया, या आपका लाइन में कुछ इशू हो गया, तो आप क्या करेंगे, लाइन को रीरूट करेंगे, साइट पे ही चेंजेस करेंगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो वो जो आप चेंजेस करेंगे उसको आपको ड्राइंग में भी चेंजेस करना होगा और फिर वो क्लाइंट को आपको भेजना होगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको एज बिल्ड बना करके वो क्लाइंट को भेजना हो तो क्लाइंट उसको अप्रूव कर देगा कि हाँ नाउ दिस वन इज ओके एज पर डिजाइन, एज पर स्टैंडर्ड। इंजीनियरिंग टीम उसको चेक करेगा कि हाँ दिस वन इज ओके है, तो वो फिर अप्रूव करके देगा। तो क्या है कि एज बिल्ड वेरिफिकेशन का मतलब हो गया इंश्योर द इंस्टॉल्ड पाइपिंग मैच एज पर लेटेस्ट अप्रूव्ड ड्राइंग। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है वो तो साइट पे जाएगा नहीं। अब मान लिया हम लोग नहीं जाते तो हमारा बंदा बता देता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे हमने चेंज किया, वो ड्राइंग पे पेंसिल्स बना के लेके आएगा, हम लोग उसको बनाएंगे, फिर हम लोग क्लाइंट को भेजेंगे, वो अप्रूव हो जाएगा। अब जो क्या गारंटी जो हमारा बंदा था, वो सुपरवाइजर या फोरमैन जो भी बंदा है, वो सही बनाया, और वो सही बनाया या नहीं हमने तो उसको भेज दिया, अब हमने चेक नहीं किया, तो ये पाइपिंग चेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जो अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से उसको एक बार क्रॉस चेक करना। वैसे हम लोग चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग फोरमैन के बिहाफ पे या सुपरवाइजर के बिहाफ पे नहीं बनाते, उसको तो उतना आइडिया नहीं होता यहाँ तक कि, तो लेकिन फिर भी आपको एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करने की। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें सेकंड पॉइंट पे, पाइपिंग इंस्पेक्शन इंजीनियर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो चेकर से आगे है, इंस्पेक्शन इंजीनियर है, मटेरियल इंस्पेक्शन करना, तो मटेरियल इंस्पेक्शन इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो वेरीफाई द पाइप, मतलब पाइप को आपको वेरीफाई करना है। सपोज कीजिए कि शेड्यूल 20 का पाइप आना था, आप शेड्यूल 10 का पाइप लगा रहे हैं, या शेड्यूल SS के पाइप की जगह सेकेंड कुछ SS 304 की जगह 316 का पाइप लगा रहे हैं, तो ये आपको आ गया है, कुछ मिस्टेक हो गया, तो आपको वेरीफाई द पाइप फिटिंग्स फ्लांज एंड वॉल्व अगेंस्ट द MTC एज पर स्पेसिफिकेशन। आप कंस्ट्रक्शन में किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, आपको MTC किसी और चीज़ का है, MTC का मतलब होता है मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, वो किसी और चीज़ का आया, पता चला मटेरियल कुछ और आ गया, वो सब गेम है बहुत सारा यहाँ भी। तो कहने का मतलब कि जो भी आपके पास मटेरियल आ रहा है, जैसे पाइप हो गया या फिटिंग्स हो गया या फ्लांज हो गया एंड वॉल्व अगेंस्ट द MTC, सबको आपको जो MTC आपके हाथ में आया ना डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपको 100% वेरीफाई करना है कि ये वही प्रोडक्ट है जो MTC में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फिटअप एंड वेल्डिंग इंस्पेक्शन। जब आप फिटअप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे फिटअप होगा, जैसे मटेरियल आपने इंस्पेक्शन कर लिया, तो अब वो मटेरियल कहाँ जाएगा, साइट पे। ब्लास्टिंग पेंटिंग होने के बाद तो वो साइट पे जाएगा, साइट पे आएगा तो फिटअप होगा। तो फिटअप को क्या करेंगे, चेकिंग अलाइनमेंट, अलाइनमेंट चेक करेंगे। रूट गैप, जब आप फिटअप करते हैं तो उसका रूट का जो गैप होगा, दो ज्वाइंट के बीच में जो गैप देते हैं, तो रूट गैप को चेक करना है। और उसको बस ये चेक करना है कि जो हमने ये फिटअप किया है, इन लोगों ने जो वेल्डिंग का प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसका WPS एंड PQR प्रोसेस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऐसे क्या होता है। WPS का मतलब है वेल्ड प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। जो इसने फिटअप किया है, जो सपोज कीजिए SS 316 का फिटअप किया है, तो क्या अपने पास SS 316 का WPS है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है? अगर है तो फिर उससे वेल्डिंग करना है, तो ये आपको चेक करना है। ओके, NDT रिव्यू में क्या करेंगे, NDT का मतलब इंश्योर द RT UT PT, RT का मतलब वो NDT का जो भी है वो सब कंडक्ट इंस्पेक्शन एज पर ITP होता है इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। उस इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान में वो हर चीज लिखी रहती है कि आपको कौन से लाइन को कैसे चेक करना है। तो बेस्ड ऑन ITP वो आपको NDT का रिव्यू करना है एज ए इंस्पेक्शन इंजीनियर। नेक्स्ट है हाइड्रो टेस्ट इंस्पेक्शन। हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, या फिर प्रेशर टेस्ट इंस्पेक्शन। प्रेशर टेस्ट का मतलब है कि जब आपने वेरीफाई द प्रेशर टेस्ट सेटअप, सबसे पहले जो हम लोग मैनीफोल्ड लगाए, उसका गेज लगाए हैं, उसका पंप लगाए हैं, उसका हॉस पाइप है, उसका जो हम लोग टेम्पोरी अरेंजमेंट किए हैं वाटर फिलिंग के लिए, और फिर उसके बाद प्रेशराइजिंग करने के लिए, तो उसको आपको सेटअप को एक बार चेक करना है कि क्या इसने सही लगाया। गेज का रेंज देखना है, PSV का सेटअप देखना है, प्रेशर सेफ्टी वाल्व को भी सेट प्रेशर होता है वो देखना है। उसके बाद इसका गेज का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपको देखना है। वो जो भी आइटम आप उसमें यूज कर रहे हैं ना हाइड्रो टेस्ट में, सबका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर पंप है तो देखिए पंप का फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें जो पंप में लिफ्टिंग, पंप को मान लिया लिफ्ट करने के लिए जो उसमें जैक और ये सब लगा होता है, उस सबका सर्टिफिकेट चाहिए। आप ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, पंप का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये सब आपको कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देखना है। एंड ये भी देखना है कि इस पाइप में होल्ड टाइम, मतलब प्रेशराइजिंग का होल्ड टाइमिंग क्या है, या हमारे क्लाइंट का स्टैंडर्ड क्या कहता है, उसमें प्रोसीजर के स्टैंडर्ड, प्रोसीजर जो हम लोगों ने कल आपको बात किया था, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसमें होल्ड टाइमिंग कितना है, उस होल्ड टाइम को आपको वेरीफाई करना है।
ओके, पंच लिस्टिंग क्या होता है कि आइडेंटिफाई द क्लोज कंस्ट्रक्शन पंच एंड प्री कमीशनिंग पॉइंट। मतलब जब आप मैकेनिकल क्लियरेंस का पंच लिस्ट आता है तो उसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या ए कैटेगरी का पंच पॉइंट था और वो सब कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से हम उसको हाइड्रो टेस्ट करने वाले हैं। तो पंच लिस्टिंग में देखना है कि अभी कौन सा एक्टिविटी कंप्लीट हुआ, कौन सा बाकी है। नेक्स्ट है कोटिंग एंड पेंटिंग चेक। मतलब जब आपका हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद उसमें पेंटिंग की एक्टिविटी होती है या री स्टेटमेंट की एक्टिविटी होती है। तो इंश्योर द पाइप कोटिंग, इंसुलेशन एंड रैपिंग मीट द रिक्वायरमेंट। मतलब जो उसमें पाइप कोटिंग हुआ, कोटिंग मतलब फायर वाटर वाली लाइन में जो अंडरग्राउंड लाइंस होती है उसमें हम लोग कोटिंग करते हैं, हो गया पेंटिंग हो गया, और क्रोजन से सेव करने के लिए भी ये सब करते हैं, पेंटिंग कोटिंग ये सब। तो उसमें आपको ये जो मतलब उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्टिविटी प्रॉपर होगा या नहीं। वॉल्व एंड टॉर्किंग हो गया, गैस्केट प्लेसमेंट हो गया और बोल्ट टाइटनिंग, ये सब आपको बोल्ट टाइटनिंग हो गया, टॉर्किंग हो गया, ये सब एक्टिविटी आपके इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब वो एकदम 100% होना चाहिए। शॉर्ट बोल्टिंग नहीं होना चाहिए एज पर ड्राइंग। जो हमारा कौन सा बोल्ट है, IPTF आ रहा है, नॉर्मल बोल्ट है, CS का बोल्ट है, SS का बोल्ट है, जो साइज का B2 B7/2 जो भी मार्किंग है वो मार्किंग का बोल्ट आपके पास उसमें लगा होना चाहिए। उसके बाद उसका जो बोल्ट टॉर्किंग एंड टाइटनिंग का जो मैनुअल है, कहने का मतलब जो उसका प्रोसीजर है वो भी होना चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, फाइनल वॉक डाउन एंड हैंड ओवर। जब हम पाइपिंग इंस्पेक्शन इंजीनियर है तो फाइनल वॉक डाउन एंड हैंड ओवर तो मैं ही करूँगा। तो फिर ऐसे क्या है कि इंस्पेक्ट द कंप्लायंस बिफोर हैंडिंग ओवर टू द कमीशनिंग टीम। कमीशनिंग टीम को जब हैंड ओवर करेंगे तो आप ये देखना है कि हमारा री स्टेटमेंट का जो एक्टिविटी था टेस्टिंग के बाद, रीअसेंबल, उसके इंटरनल क्लीनिंग, उसका बोल्टिंग, टॉर्किंग, पेंटिंग, पंप के साथ अलाइनमेंट सब आप चेक करेंगे। उसके बाद उसको हैंड ओवर करेंगे कमीशनिंग। नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द पाइपिंग इंस्पेक्शन इंजीनियर। पाइपिंग इंस्पेक्शन इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेल्ड ज्वाइंट नंबरिंग मस्ट मैच विथ आइसोमेट्रिक एंड वेल्ड मैप। जब आप वेल्ड ज्वाइंट नंबरिंग करेंगे तो आइसोमेट्रिक नंबर एंड वेल्ड मैप, आइसोमेट्रिक में या वेल्ड मैप में दोनों में सिमिलर होना चाहिए। NDT कवरेज, कहीं पे NDT कवरेज NDT 10% फॉर पाइपिंग, 100% फॉर क्रिटिकल ज्वाइंट। नॉर्मल में वो 10% रहेगा, अगर कोई क्रिटिकल ज्वाइंट है तो 100% तक भी हो सकता है, 100% होगा। प्रेशर टेस्टिंग में ये करते हैं कि हम लोग हाइड्रो टेस्ट में जो 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं डिजाइन प्रेशर से, एंड न्यूमेटिक में 1.1 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं डिजाइन प्रेशर से। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर हम 100 बार हमारा डिजाइन प्रेशर है तो हम लोग टेस्टिंग 150 पे करेंगे एज ए हाइड्रो टेस्ट। अगर न्यूमेटिक करना होगा तो 110 पे करेंगे। ओके, ब्लाइंडिंग एंड आइसोलेशन में ऑलवेज ब्लाइंड नॉन टेस्टेड सेक्शन। जो हम लोग ब्लाइंड करेंगे तो नॉन टेस्टेड सेक्शन जो होगा उसमें हम लोग ब्लाइंड करेंगे इन हाइड्रो टेस्ट के टाइम पे। ओके, कैलिब्रेशन गेज सर्टिफिकेट में क्या है, कैलिब्रेशन क्या है, वेरीफाई करना है प्रेशर गेज की एक्यूरेसी बिफोर द टेस्ट। कैलिब्रेशन के इसके लिए चाहिए कि वो एक वेरीफाई किया होता है पहले से कि भाई इस गेज का एक्यूरेसी 100% सही है। बोल्टिंग एंड टॉर्किंग में क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल्टिंग टॉर्किंग जब आप करोगे तो उसमें सीक्वेंस वाइज बोल्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि एक साइड से किया और कंप्लीट, उसमें सीक्वेंस वाइज करते हैं, 1 इधर 2 दिस। उसका बोल्टिंग का मार्किंग होता है, मैंने पुरानी वीडियो में है ऑलरेडी कैसे मार्किंग करते हैं, जाके उस पर देखें। फॉलो द टॉर्क सीक्वेंस एज पर मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेशन के बिहाफ पे आपको उसको टॉर्क सीक्वेंस करना है। सपोर्ट इंस्टॉलेशन में क्या है, स्प्रिंग सपोर्ट शुड नॉट बी लॉक। कहने का मतलब सपोर्ट इंस्टॉलेशन में एक इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर आपके वहाँ पे स्प्रिंग सपोर्ट लगा है तो स्प्रिंग सपोर्ट शुड नॉट बी लॉक बिफोर द फाइनल अलाइनमेंट। फाइनल अलाइनमेंट के पहले उस स्प्रिंग सपोर्ट को लॉक नहीं करना है। और PNID मार्कअप क्या है, ऑलवेज अपडेट द रेड लाइन ड्रॉइंग पोस्ट इंस्पेक्शन। मतलब PNID मार्किंग में करना है कि वो उसको आपको मार्कअप अपडेट करके रखना है। PNID मार्कअप को मतलब अपडेट करके रखना है। दिस इज द बेसिक डिटेल फॉर द पाइपिंग चेकर, पाइपिंग इंस्पेक्शन इंजीनियर। ओके, ये पाइपिंग चेकर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये सब नॉलेज आपको कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे भी होना चाहिए, क्योंकि आप अगर कंप्लीट करेंगे तो ही तो वो इंस्पेक्शन इंजीनियर आएगा चेक करने के लिए। तो बेसिकली ये है कि इफ यू आर ए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर देन यू हैव ऑल नॉलेज रिलेटेड टू दिस, देन यू हैव ए प्रिपेयर योर लाइन टू प्रॉपरली, देन यू कॉल द इंस्पेक्शन इंजीनियर, देन ही इज कमिंग फॉर चेकिंग, then your line is passed in one time. Otherwise, if you don't have a knowledge, you offer the QC coming and reject your line 2 times 3 times, is sending you mail, is wasted your energy. When you check all those things as per the test pack, then you send one proper mail to QC, your own manager, your area manager, then you send to QC team, keep over this line, this test pack number, location is this one, this line is ready for inspection, now line 100% testing, 100% re-statement is completed, then you come for check and final for the commissioning process. Okay,
Thank you for watching. If you liked, share and subscribe. Stay safe, stay healthy.